अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं सुबह की सोच और मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मेरे साथ हैं स्नेहल लियाकत। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। आप सब ठीक ठाक होंगे। आज क्या बातें हैं फिर? आज बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं, अच्छी बातें भी हैं, खटी मीठी बातें भी हैं। Exactly. और मैं जब मिड में जाके क्रिकेट की बात करता हूँ तो आपको थोड़ा सा दचका मिलता है उस वक्त। तो मैं आज क्रिकेट की बात करना चाह रहा हूँ जहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में ना तो इंडिया की टीम पाकिस्तान आ रही है और कहा तो यही जा रहा है कि उसके बाद पाकिस्तान की टीम भी इंडिया नहीं जाएगी। 3 साल अब एग्जैक्टली 3 साल का मुआहदा है, लेकिन अब एक ऐसी खबर आई है जो कि इंडिया का छोटापन हमारे सामने बेनकाब कर रही है। अब खबरी ये बता रहे हैं, जराए ये बता रहे हैं कि जो शर्ट होगी, कोई भी होस्ट मुल्क होता है ना, उसमें लिखा होता है क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 जब इंडिया में हुआ था तो नीचे छोटा सा इंडिया लिखा हुआ था। इसी तरह से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में जब पाकिस्तान में हो रही है तो शर्ट के ऊपर नीचे पाकिस्तान लिखा होता है। तो इंडिया अब ये चाह रहा है कि इंडिया चाह क्या रहा है, उन्होंने जब अपने जो जर्सी वाले हैं उनके ऑर्डर दे दिए कि हमारी शर्ट के नीचे पाकिस्तान का नाम ना आए। चाहे ये पाकिस्तान होस्ट कर रहा है नहीं कर रहा, हम वहां पे जा रहे हैं नहीं जा रहे, व्हाट्सोएवर। जिस तरह एशिया कप 2023 में उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिखने दिया था, इस दफा उनकी बाकी 7 टीम्स पे तो नहीं चली, लेकिन वो अपनी शर्ट के नीचे पाकिस्तान का नाम नहीं लिखवाना चाहती। और ये उनका मेरे ख्याल छोटापन है। हम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की तो हम बात करते हैं ना कि इंडिया में बड़ा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, ग्राउंड भरे रहते हैं, लेकिन ये उनकी जो छोटी ज़हनियत है उसको भी वाजे करता है कि किस तरह से पाकिस्तान की दुश्मनी में वो तमाम तरह हदें पार कर रहे हैं। ऐसा ही है। और ठीक है, आपने इतनी ज़्यादा डिबेट की, कंट्रोवर्सी की, आना है नहीं आना, और फिर आप नहीं आए, हमने भी मान लिया नहीं आए, फिर अब 3 साल का मुआहदा भी होगा। एग्जैक्टली। लेकिन इस तरह की छोटी हरकतें करने से सिर्फ आपका अपना ही नाम खराब होता है, इंटरनेशनली भी। मेरे पास ये कहानी है या फिर ये बात है जी कि आपको सब जानते हैं कि जो मोनूमेंट बनाया गया था 2004 में इस्लामाबाद में, ब्लू एरिया में सॉरी, तो उसमें 2 पोइट्स की पिक्चर थी, जिसमें एक तो अलामा इकबाल की थी और दूसरा रोमानिया के पोइट थे जिनका नाम मिहाई एमिनेस्कू था। इन दोनों की पिक्चर्स लगी हुई थी और ये पिक्चर्स इस चीज़ की अक्कासी करती थी कि रोमानिया और पाकिस्तान के जो रिलेशंस थे, जो ताल्लुकात थे, उनको बेहतर करना है। लेकिन हुआ कुछ यूं कि एक हफ्ते से जी वो पिक्चर जो है वो चोरी हो चुकी है। अलामा इकबाल की भी कोई पिक्चर लेकर चला गया और अलमिया ये कि पता भी एक हफ्ते बाद चला है कि वो पिक्चर इस वक्त चोरी हो चुकी है। के पास तमाम तरह रिसोर्सेज होने के बावजूद, पुलिस होने के बावजूद, कैमरा होने के बावजूद, कैमरे जो आपको पता है कि हर जगह लगे होते हैं, उसके बावजूद किसी ने तवज्जो नहीं दी और अब वो पिक्चर्स चोरी हो गई हैं। तो क्या इमेज जा रही है रोमानिया में भी, इंटरनेशनली भी पाकिस्तान की? ये तो अब हम सब के लिए एक सवालिया निशान है। और वो जो सेफ सिटी का प्रोजेक्ट था ना, उसका भांडा फूटते हुए कि आप एक तो आवाम को सेफ सिटी के प्रोजेक्ट के हवाले से बताते हो, दूसरा ये कि आपके अपने प्रोजेक्ट के ऊपर आप 2 पोर्ट्रेट ऐसे हैं जो नेशनल शायर अलामा इकबाल का था और दूसरी तरफ से रोमानियन नेशनल पोइट का था, वो नहीं संभाल सके। और वो भी हफ्ते बाद जब मीडिया पे ये बातें आई तो सीडीए को पता चला, उनकी आंखें खुली, हो ये तो हो गया। अब देखना इसके ऊपर भी कोई मजीद एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। एक्सप्लेनेशन आ जाएगी नहीं इसको सेव करने के लिए कि नहीं ऐसा नहीं था, ऐसा हुआ था। बट लेट्स सी कि अब क्या स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से आती हैं। सोशल स्टोरीज की जानिब बढ़े। जी जी बिल्कुल। जी, आज हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी कहानियां भी हैं आपको बताने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में 5G टेक्नोलॉजी का कहानी कह रही हैं आप इसको, ये तो हकीकत बनने वाली है। ये हकीकत बन चुकी भी होगी, होने वाली होगी। यकीन नहीं है आपको सिस्टम पे? एग्जैक्टली, क्योंकि मुझे इसलिए भी यकीन नहीं है क्योंकि 4G नहीं चलता ना ठीक से। तो अब मैं 5G की बात कर रही हूँ तो थोड़ी सी हैरानी हो रही है कि उसका जो बाकायदा शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान की वजारत IT और टेलीकॉम ने मुल्क में 5G टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने का ये शेड्यूल जारी किया और ये मनसूबा जुलाई 2025 से मरहलावार जो है वो नाफिज किया जाएगा। फरवरी की बात करें यानी कि नेक्स्ट मंथ की, तो 2025 में माहिरीन की तजावीज़ स्पेक्ट्रम एडवाइजरी कमेटी को पेश की जाएगी, जिनमें स्पेक्ट्रम की कीमतों, फिर तिजारती फ्रेमवर्क और इसके साथ साथ जो टैक्स पॉलिसीज़ होती हैं उन पर गौर किया जाएगा। फिर नेक्स्ट मंथ मार्च की बात करें, जब रमज़ान स्टार्ट हो जाएगा, तब जी ज़रूरी जितनी भी उसकी नेसेसरी रिफॉर्म्स हैं वो मुकम्मल की जाएंगी। फिर अप्रैल में पॉलिसी डायरेक्टिव मंजूर की जाएगी। फिर उसके बाद मई की बात करें तो 3500 मेगा हर्ट्ज़, फिर 2600 मेगा हर्ट्ज़, 2300, फिर इस तरह 700 मेगा, फिर इस तरह अहम जो फ्रिक्वेंसी बैंड्स हैं उनकी नीलामी की जाएगी। और ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने, जिद्दत को फ़रोग देने, इनोवेशन लाने और फिर हमारी इकॉनमी के लिए नई राहें मुतारिफ करवा देगी। लेकिन फिर एंड में भी यही कहूँगी कि 5G 4G जो भी है वो जल्दी से आ जाए और उसमें VPN की कदगन बिल्कुल ना हो और दरनों पे हमारा 4G 5G बंद ना हो। तो फिर हमें, मेरा ख्याल है कि 3G भी हो, तसलसल से चलता रहे तो हमें वही काफ़ी है। आगे बढ़ते हुए कोई अच्छी खबर मेरे पास नहीं है। पाकिस्तान में जो भी फेस्टिविटी होती है हम उसको रोकने के माहिर हैं। पंजाब में पतंगबाजी पे जो आप पतंग उड़ाती थी बचपन में,
उसके ऊपर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। अभी भी कभी कभी उड़ा लेती हूँ, लेकिन ऐसे आती नहीं है मुझे हाँ, ये उड़ाने। उड़ाती हैं, इनको पकड़िए। हाँ, ठीक है लेकिन जी। ये है कि शौकिया तौर पर ना जाके थोड़ा बिल्कुल सा। ऐसी है। पंजाब असेंबली में पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी का बिल मंजूर कर लिया गया। इस नए कानून के मुताबिक पतंगबाजी एक नाकाबिले जमानत जुर्म करार दी गई है। बिल के तहत पतंग उड़ाने, बनाने या फिर फरोख्त करने पर 3 से 7 साल तक की कैद होगी, जबकि जुर्माने की हद में इजाफा हुआ है। 5 लाख से 50 लाख रुपए तक इसकी हद मुकर्रर की गई है। पाबंदी का इतलाक धाती तारों, नायलॉन की डोर और तेज़धार मांझे पर भी होगी। पतंगबाजी के दौरान तेज़धार डोर के इस्तेमाल से होने वाले हादसात और कीमती जानों के ज़िया को रोकने के लिए ये सख्त इक़दाम किए गए हैं। आपको याद होगा एक वाकया हुआ था मोटर बाइक वाला, जिसको डोर लगी थी और बहुत बेदर्दी के साथ जो है वो जान बहक हो गया था। लेकिन अब देखें कि ओवरऑल अगर इसको एक एंड से देखा जाए तो अच्छा कदम है, लेकिन दूसरे एंड से देखा जाए तो जो लोग शौकीन हैं, जो लोग उड़ाते हैं, उन्होंने तो वैसे भी करना है, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे कानून होते हैं लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता ऐसे है। बहुत सारे वाकयात होते हैं। अगर आप देखिए कि रोड के ऊपर एक्सीडेंट तो होता है ना, तो क्या उस एक्सीडेंट की वजह से हम गाड़ी पर पाबंदी लगा दें? ऐसा ही ठीक है, उसके लिए सेफ्टी मेजरमेंट होते हैं, कुछ स्पीड लिमिट्स होती हैं, कुछ चालान होते हैं, पुलिस वाले वहाँ पे जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक्चुअली हुआ ये कि ये अपनी फेस्टिविटी को ना हमने बिल्कुल पीछे धकेल दिया। बहुत बड़ी फेस्टिविटी होती थी, जब भी बसंत होती थी आपको आसमान पे रंग बिरंगे पतंग नजर आते थे। लेकिन वो फेस्टिविटी आई थिंक सो आज से नहीं बल्कि पिछले 10, 12, 15 साल से इसके ऊपर कतगन लगाई गई है। ऐसा ही है। और फिर होता भी कुछ यूं है कि बहुत सी जानें भी जाती हैं, बहुत से वाकयात भी ऐसे हमें सुनने को मिलते हैं। बट लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं। आपको याद होगा स्नैने से पहले हमने पंजाब से रिलेटेड ही खबर शेयर की थी, जहां पर टीचर्स के लिए ये हिदायत की गई थी कि आपने ड्रेस कोड को मॉडर्नाइज बनाना है और अच्छी मतलब आपने वॉच पहननी है और आपका एक ड्रेस कोड होगा। अब पंजाब के बाद देखा देखी सिंध में भी तलबा के ड्रेस कोड के हवाले से हिदायत जारी की गई हैं। यूनिवर्सिटी के लिए जामिया कराची ने तलबा के ड्रेस कोड के हवाले से ये हिदायत की है कि वो साफ़ सुथरा लिबास पहने और अच्छा लिबास पहने, मुहज़्ज़ब किस्म का हो, और साथ ही साथ नाजेबा या इश्तियाल अंगेज़ लिबास जैसे कि छोटे आस्तीनों वाले, चुस्त या फिर काबिल एतराज़ प्रिंट वाले कपड़े पहनने की ममानत की गई है। और आरामदेह चप्पल पहनकर यूनिवर्सिटी आने पर भी पाबंदी लगाई गई है, क्योंकि आपको पता है कि एक डिसिप्लिन होता है यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजेस का। और मेरे ख्याल से ये इस तरह की नोटिफिकेशन जो है ना टाइमली देने चाहिए, ताकि जो इंसान भूल जाते हैं, यूनिवर्सिटी वाले बच्चे भी बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं, तो ये डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। आई एम एग्रीड टू सम एक्सटेंट। आप अगर यूनिवर्सिटी जाते हैं तो वहाँ पे कैट वॉक करने नहीं जाते, आपको यूनिवर्सिटी का जो डेकोरम है उसको फॉलो करना चाहिए, उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और उसको फॉलो करना चाहिए। और ये अच्छा है, पहले पंजाब फिर सिंध, अब देखें देखा देखिए ये केपीके में भी होगा। केपीके में वैसे इतने मसाइल हैं नहीं और बलूचिस्तान में भी इतने मसाइल नहीं है। वहाँ की अपनी जो कल्चर है, नॉर्म्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमें नजर आती हैं। आगे बढ़ते हुए एक बार फिर पंजाब के हवाले से आपसे बात करते हैं। पंजाब में आसान कारोबार स्कीम का इजरा हो चुका है। अच्छा जी हाँ, पंजाब में एक के बाद दूसरा मंसूबा देखने को मिलता है। पंजाब हुकूमत ने मईशत की बेहतरी के लिए आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम का आगाज किया। इस स्कीम के तहत 10 लाख से 3 लाख रुपए तक बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे, जो 5 साल में आसान अक़सात के जरिए वापस किए जा सकते हैं। और इस स्कीम में जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं, कारोबार हैं, उनको हेल्प आउट मिलेगी और जिन्हें 10 लाख रुपए तक के कर्जे फराहम किए जाएंगे। और कर्जे के लिए दरख्वास्त देने के लिए वेबसाइट पोर्टल akf.punjab.gov.pk पर अप्लाई किया जा सकता है। ये स्कीम पंजाब के रिहायशी मर्द, खवातीन, ट्रांसजेंडर और जो स्पेशल पर्सन्स हैं उनके लिए दस्तयाब है। पंजाब वैसे ही वाकई बहुत तरक्की कर रहा है, क्योंकि बहुत से प्रोजेक्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। मरीम नवाज साहिबा जो सीएम पंजाब हैं, उनकी जानिब से एक तो इलेक्ट्रिक बाइक्स भी, फिर बसें भी, फिर लैपटॉप भी, फिर आसान अक़सात पर प्लॉट्स भी, फिर अपना छत अपना घर वाला भी प्रोजेक्ट है। इसके अलावा दीगर प्रोजेक्ट्स, हेल्थ कार्ड भी है जो सहाफ़ियों के लिए स्टार्ट किया गया था। और जो आपने कहा ना कि पंजाब तरक्की कर रहा है, पंजाब तरक्की कर रहा है या नहीं कर रहा, हमने देखा है कि पंजाब को और सिंध गवर्नमेंट को ये पता है कि तरक्की पोर्ट्रे किस तरह करनी है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। बट लेट्स सी कि ये इसकी जो पहुंच है वो छोटे तबके तक किस हद तक मुमकिन होती है और किस तरह से आगे ये मामला चलेंगे। और इस हवाले से तो आज हमारे साथ अपोजिशन लीडर पंजाब के मलिक अहमद खान साहब भी मौजूद होंगे और उनसे भी बात करेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इसका क्या फायदा होगा। और उनसे मैं ये सवाल जरूर रहूंगा कि गजल कहती हैं कि पंजाब बहुत ही तरक्की क्या कर रहा है, तरक्की स्पीड से तरक्की कर रहा है, तो आप क्या कहते हैं? रोज नए प्रोजेक्ट्स आते हैं ना, इसलिए आगे बढ़ते हैं। और दुनिया का वाहिद मुल्क जहां शरह पैदाइश बहुत ज्यादा कम है, यानी कि 0 होने के बराबर है, और ये दुनिया का सबसे छोटा मुल्क भी है। एग्जैक्टली ये वेटिकन सिटी ना सिर्फ यूरोप बल्कि दुनिया का छोटा मुल्क है और इसकी आबादी सिर्फ यानी 499, 500 भी पूरी नहीं है।
यार इससे ज्यादा तो एवियन में लोग हैं। एग्जैक्टली और ये मुल्क रोमन कैथोलिक चर्च का मरकज है और पोप फ्रांसिस इसके हुक्मरान है। वेटिकन सिटी अपनी मजहबी तारीखी अहमियत की वजह से दुनिया भर के सयाहों के लिए खास जो है वो कशिश भी रखता है। यहाँ मौजूद जो है वो एसटी पीटर्स बेसिलिका, फिर इसके साथ द सिस्टाइन चैपल, वेटिकन दी वेटिकन अगर बात करूँ तो अपोस्टोलिक लाइब्रेरी भी है और वेटिकन म्यूजियम जैसी तामीरात अपनी खूबसूरती और अहमियत के लिहाज से मुनफरिद हैं। इस मुल्क की जो मैशत का दारोमदार होता है ना, वो लोग जो आते हैं ना सयाह यहाँ पर, उनकी जो टिकटें वगैरह होती हैं या फिर जो आने की के लिए पे करते हैं, एग्जैक्टली वो जो अतियात देते हैं, जो टिकटें होती हैं, उसी से इस मुल्क की मैशत भी चलती है। 500 बंदा है मेरे ख्याल है कि एग्जैक्टली तो फिर ऐसे ही होगा। अगर 100 बंदा भी वहाँ पे घूमने आ जाए तो हर किसी ने अपना ठेला लेकिन लगाया तो खूबसूरत मामला जगह चल बहुत जाएगा। ज्यादा है तो हाँ। लोग ज्यादा जो है वो तादाद में जाते भी हैं और वहाँ का रुख भी करते हैं और इसी लिहाज से फिर निज़ाम भी चलता है क्योंकि 500 लोग आप देखें, छोटा मुल्क भी है दुनिया का, तो फिर इस तरह ही निज़ाम और यहाँ की चलेगा। शहरियत भी बहुत मुश्किल है। यहाँ की शहरियत सिर्फ उन अफराद को दी जाती है जो पॉप की तरफ से दावतनामा वसूल करें या फिर वहाँ पे मुलाजमत इख्तियार करें, उनको शहरियत दी जाती है, अदरवाइज शहरियत दी नहीं जाती। और डेफिनेटली ये आज हमने पाकिस्तानियों को बता दिया ना, अब हर बंदा सर्च करेगा कि किस तरह से वेटिकन सिटी में पहुंचा जा सकता है, क्योंकि लेकिन मुझे नहीं लगता, फिर भी क्या पता उनका जाने का टिकटों का निज़ाम कैसा है, शायद कॉस्टली ना हो। एग्जैक्टली हाँ। आगे बढ़ते हुए दुनिया के सबसे महफूज तरीन शहरों की बात करेंगे। अच्छा, आपको पता है कि दुनिया में जो सबसे महफूज तरीन शहर है वो भी मिडिल ईस्ट में है। अच्छा, एग्जैक्टली जब मिडिल ईस्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे जंग की बात होती है और स्पेशली आजकल फ़लस्तीन और इजराइल की बात होती है, लेकिन दुनिया के सबसे महफूज तरीन शहरों की फहरिस्त में मिडिल ईस्ट का शहर अबू धाबी एक बार फिर पहले नंबर पर आ गया है। अच्छा, अपनी पोजीशन को रिटेन किया है। अबू धाबी को 2025 के जो अवार्ड थे उनकी बेस के सर्वे के मुताबिक दुनिया के महफूज तरीन शहर का एजाज़ मिला है। ये मुसलसल 9वीं दफ़ा है कि दुनिया के 352 शहरों में पहले नंबर पर अबू धाबी आया और मुसलसल 2017 से दुनिया के 352 महफूज शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर मौजूद है, जिसकी वजह से अबू धाबी के जो बेहतरीन और जदीद सिक्योरिटी प्लानिंग है, हिकमत अमलियाँ और इकदाम हैं, ये उनको करार दिया गया और तमाम तर क्रेडिट उसकी जो वहाँ की मैनेजमेंट है उसको इसका जाता है। अच्छा, मेरी फैमिली मेंबर्स भी कुछ वहाँ है ना, तो वो भी यही कहते हैं कि वहाँ पर बहुत सेफ माहौल होता है। अगर आप 4 बजे आप निकल जाएं तो एग्जैक्टली आप 4 बजे भी जाए ना बाहर तो कोई इस तरह की चोर चकारी या फिर कुछ इस तरह के मामलात नहीं होते। खैर आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि ज्वेलरी की दुनिया का बेमिसाल शाहकार 151 करोड़ का हैरत अंगेज लहंगा, 1 अरब 51 करोड़। उसमें इस लहंगे में ऐसा क्या था, सिर्फ लहंगा ही था या नहीं, क्या ये हम देखते हैं। जीत अडानी के होने वाली दुल्हन देवा शाह की शादी के लहंगे ने दुनिया भर में इस वक्त धूम मचा रखी है। शानदार लग्जरी का नया मयार कायम कर दिया और ये दिलकश शाहकार 151 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत का भी हो सकता है, जिसमें 20,000 से ज्यादा कीमती हीरे हैं और नायाब जवाहरात जुड़े हुए हैं। और इस बेमिसाल तख्लीक को मुकम्मल करने में कितने घंटे लगे होंगे? 1000 घंटा लगा है इसको मेहनत करने में, बनाने में। और देवा शाह का ये लहंगा खूबसूरती, शान और शौकत और इनफरादियत का एक जीता जागता मंजर होगा जो ज्वेलरी और फैशन के मैदान में हमेशा याद रखा जाएगा। रखेंगे लोग इसको याद? क्यों नहीं रखेंगे? 1 अरब 51 करोड़ का लहंगा है यार, इसको भी याद नहीं रखेंगे तो 5000 वाले लहंगे को याद रखेंगे। खैर ठीक है, इंडिया वाले एक दूसरे के साथ मुकाबले कर रहे हैं। पहले अंबानी ने अपने बेटे की शादी करवाई, अब अडानी साहब अपने बेटे की शादी करवा रहे हैं। उन्होंने पहला टीजर जो दिया है वो 1 अरब 51 करोड़ के लहंगे से दिया और जो कि इस वक्त पूरी दुनिया में टॉप इन टाउन है। हाँ, आगे क्या होगा ये तो हमें पता नहीं, लेकिन अगली स्टोरी बड़ी जबरदस्त है। अच्छा, बिच्चू के हवाले से आपने सुना होगा, बिच्चू जब काट जाए तो बड़ा खतरनाक होता है। लेकिन बिच्चू के अंदर बहुत सारी ऐसी खुसूसियात हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहूंगा। बिच्चू अपनी मुनफरिद खुसूसियात के बायस फितरत के हैरत अंगेज जानदारों में शामिल होता है। अच्छा, बिच्चू 6 दिन तक अपनी सांस रोक सकता है। अच्छा, मरता नहीं है वो? नहीं। और बिच्चू के हवाले से बात की जाए तो 1 साल बगैर खाए पिए जिंदा रह सकता है और किसी भी सतह पर चढ़ सकते हैं। ये अल्ट्रा वायलेट रोशनी में चमकते हैं। इनका ताल्लुक मकड़ियों की अक़साम से है जो इन्हें कुदरत की तख्लीकी सलाहियतों का एक और शानदार नमूना बना देते हैं। अच्छा, ये वाकई ये जो आपने बताई है ना इसके फैक्ट्स की, तो मुझे नहीं पता था। वैसे 6 दिन तक अपना सांस भी रोक सकते हैं। और अच्छा, इनके हवाले से एक फैक्ट ये भी है कि ये ना दिन को जो है वो थोड़ा बाहर निकले, लेकिन रात को जो है ना ये छुप के नहीं रहते, रात को बाहर निकलते हैं और दिन को छुप कर रहते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। खैर, ये थी हमारी आज की सोशल स्टोरीज और उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। इस तरह से मुझे भी आखिर में जो बिच्छू वाली स्टोरी से उससे बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत कुछ पता भी चला। यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर आएंगे और आगे बढ़कर मजीद सेगमेंट्स पर बात करेंगे। स्टे विद अस।
आफ्टर द ब्रेक और अब हम बात करेंगे जी, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ऑथ उठा लिया है, हलफ उठा लिया है और उसके बाद अपनी दूसरी मुद्दत सदारत के आगाज़ पर मुतादिद अहम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर भी दस्तखत किए हैं, जिनमें आलमी इदारा सेहत से अलहदगी का फैसला, जिस पर अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन और चीन ने भी काफ़ी तशवीश का इजहार किया है, जबकि इदारे ने उम्मीद जाहिर की कि अमेरिका फैसले पर नजरसानी करेगा। ट्रंप ने टिकटॉक के हवाले से भी बात की और कहा कि उस पर भी पाबंदी हटाई जाएगी, लेकिन कुछ टैक्सेस का मामला भी है चीन के साथ। पाकिस्तान कितना रेलिवेंट है, ये तमाम तर सूरत हाल है जिस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसी हमारे साथ मौजूद है साबिक सफीर डॉक्टर जमील अहमद साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन सुबह की सोच। सबसे पहले अगर बात की जाए ट्रंप की एंट्री की, तो बड़ी ड्रामाई एंट्री थी। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स की भरमार थी ट्रंप की जानिब से, और बहुत सारे ऐसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स थे जो उन्होंने वादे किए थे अपनी इलेक्शन कैंपेन में, वो आते साथ ही उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किए। कैसा देखते हैं ट्रंप के पहले खिताब को? जी, आगे आगे देखिए होता है क्या, ये 42 जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स निकले हैं, ये पूरी उनकी गमाजी करते हैं जो उन्होंने कैंपेन के दौरान बात की, या जो अपनी ओथ टेकिंग के करने के बाद जो स्पीच में उन्होंने कहा, या उससे एक दिन पहले बात की, तो उन्होंने उसकी पूरी रिफ्लेक्शन जो दे रहे थे उन्होंने कानून की शक्ल में, यानी कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की शक्ल में, इम्प्लीमेंटेबल ऑर्डर की शक्ल में उन्होंने कर दिया। और अगर उनका अब अहाता करें, और ख़ास तौर पे उसमें चीदा सी जो चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पे थ्रू आउट कैंपेन उन्होंने कहा कि मैं नेशनल इमरजेंसी लगा दूंगा सदर्न बॉर्डर पे, और रिफ्यूजियों का इतना बड़ा मैं ये इन्फ्लक्स निकालूंगा अमेरिका से कि अमेरिका की हिस्ट्री में कभी नहीं होगा, और वो उन्होंने कर दिखलाया। मैक्सिको के बारे में जो उन्होंने पॉलिसी चेंज करने के बारे में बात की, बर्थ राइट को उन्होंने ख़त्म किया, ये जो उन्होंने कहते रहे हैं वो उन्होंने कर दिया ना अभी 42 में। और आज जो बाकी निकल रहे हैं, बाकी उसमें आप देख लेंगे जो डाइवर्सिटी इक्वालिटी की बात पहले थी उसको उन्होंने खत्म किया है। पेरिस क्लाइमेट सबसे अहम बात है, जहां जिसमें कि हम भी आते हैं, यानी कि हमें वहां से कुछ उम्मीद होती है कि पेरिस क्लाइमेट के जो 100 बिलियन डॉलर जमा है, उसमें से कुछ हमें पिछली दफा भी मिला था और इस दफा और मिलता, और कुछ हमारी तरफ तवज्जो होती, क्योंकि हम तो सताए हुए हैं ना मौसम के, लेकिन वो भी उधर से वो निकल गया। इसका मतलब सबसे बड़ी फंडिंग निकल गई। इसी तरीके से उन्होंने बाकी अपने मुल्क के लिए ठीक है बहुत सारी चीजें की हैं, एनर्जी वगैरह के बारे में उन्होंने इमरजेंसी लगाई है, लेकिन मैं उस चीज का अहाता करना चाहता हूँ जिससे पाकिस्तान जैसे मुल्क और बहुत सारे दुनिया के मुल्क जो हैं वो उससे इफेक्ट होंगे। दूसरी चीज जो अगर उनकी अपने मुल्क के लिहाज से देखा जाए, तो उन्होंने शेड्यूल एफ में के बारे में एक इम्प्लीमेंटिंग ऑर्डर निकाला है, जिससे वो जो खास मराद उनके मुख्तलिफ और मखसूस इदारे हैं उनके मराद ले सकते हैं। और इसी तरीके से उन्होंने अपने आते के साथ जो 6 जनवरी को जितने लोग गिरफ्तार हुए थे डोनाल्ड ट्रंप की, जब हार गए थे वो, तो कैपिटल हिल पे हमला किया था, तो वो भी उन्होंने आते के साथ उन्होंने वादा किया था, उन्होंने कर दिखलाया, और साइन करते वक्त कहा कि उनके साथ बड़ी ज्यादती हुई है। अबॉर्शन की बात अपने मुल्क के हाल साहब से की थी, उन्होंने फेडरल फंडिंग विड्रॉ कर लिया। अब अगर लोग अपने इमरजेंसी में ख्वातीन जाएंगी तो उनको न सिर्फ दुश्वारी पेश होगी, बल्कि बहुत सारे लोग अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। तो मैं तस्करा करने का मकसद ये है कि जो वो कहते रहे अपने मुल्क के लिए वो कर दिखलाया, जो बाहर के मुल्कों के लिए कहते रहे हैं, जैसे उन्होंने टैरिफ के बारे में, जैसे आपने अपने WHO से विड्रॉ कर गए हैं, और पिछली दफा भी आपको याद दहानी करा दूं मैं कि वो अनरवा से विड्रॉ कर गए थे। यूनाइटेड नेशंस को उन्होंने धमकी दी थी कि मैं आपकी फंडिंग जो है खत्म कर दूंगा, और वाज़ेह रहे कि यूनाइटेड नेशंस की डॉक्टर साहब, फंडिंग आपने अमेरिका ये एक की। अच्छी बात की कि अब आगे देखें होता है क्या, क्योंकि अगर हम बात करें ना टिकटॉक के समुंदर को हवाले कोसे से, में बंद करिए डॉक्टर साहब ने। एग्जैक्टली, तो अब देखिए उन्होंने ये बात कही कि टिकटॉक को तो बहाल किया जाएगा, लेकिन 50% शेयर होगा। चाइना के हवाले से वो बात करते हैं, कहते हैं कि हमारे यहाँ कारोबार ज्यादा होता है, इसलिए टैक्स जो है वो ज्यादा लिया जाएगा। तो ये तमाम तर शिफ्ट तो हमें देखने को मिलेंगी, लेकिन स्पेशली अगर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव के हवाले से बात करें तो क्या हमें डिफरेंट लगेगा ट्रंप इंतजामिया को देखें और बाइडन इंतजामिया को देखें तो? ट्रंप इंतजामिया की बात को इनकार करना, उसके लिए कोई कंटीजेंसी प्लान पहले से बनाना होगा या उससे एडजस्ट करना। बाइडन की पॉलिसीज जो पाकिस्तान को मुतासर करती थी या कर सकती थी, उससे इज्तनाब करना बहुत आसान था। ट्रंप जो है वो इस दफा पहले से ज्यादा पावरफुल होके आया है। दोनों अपर हाउस लोअर हाउस में उसकी बड़ी फुल ताकत है, और उससे वो जब चाहे जो बिल पास करा ले। तो लिहाजा पाकिस्तान को थोड़ा सा एहतियात इस दफा ज्यादा करना पड़ेगा, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा एहतियात करना पड़ेगा। और उस लिहाज से अगर देखा जाए तो
हमारी कंटिजेंसी प्लान का पूरा हमारे ज़रूर होना चाहिए हमारे पास। तो यस, और हमें अफ़गानिस्तान के हवाले से जैसा कि उन्होंने ज़िक्र किया है कि मैं अपने तमाम हथियार यानी बिलियंस के हथियार वहाँ हैं, वो मैं वापस लेके आ जाऊँ वहाँ से, तो उसके लिए ज़ाहिर है कोई मामलतकार चाहिए होगा। और फिर उन्होंने कहा कि जो दहशतगर्द ग्रुप्स हैं मैं उनके पीछे भेजाऊँगा, और उन्होंने मेक्सिको के हवाले से जो कहा था उसके बारे में ऑर्डर उन्होंने निकाल दिया कि जो ड्रग कार्टेल था, जो आज तक कानून में दहशतगर्द नहीं कहलाया था, उन्होंने अपने इस इम्प्लीमेंट ऑर्डर के तहत कह दिया कि अब ये दहशतगर्द हैं, इसका मतलब अब उन पर वो कानून लागू होगा। बिल्कुल ऐसी। तो अच्छा उस डॉक्टर साहब, लिहाज थोड़ा सा से प्रिसाइज अगर किया जाए इमरान खान साहब की पोजीशन के ऊपर, क्योंकि बहुत ज़्यादा वावेला था कि ट्रंप आएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन उनकी प्रायोरिटी में शायद नज़र नहीं आ रही इमरान खान साहब, और वो जो पहले इंटरवेंशन होती थी उस तरह की इंटरवेंशन है, क्या इसकी वजह पाकिस्तान प्रायोरिटाइजेशन, मतलब उनकी प्रायोरिटाइज नहीं कर रहा पाकिस्तान को अमेरिका, या फिर दूसरी वजह ये भी है कि खान साहब के जो अमेरिका के खिलाफ बयानिया था वो भी एक वजह बनी है? दरअसल हमारे को पिछला तजर्बा कुछ इसी किस्म का है, और दुनिया में भी यूनाइटेड स्टेट्स वो इंटरवेंशन इस किस्म की करता रहा है। आपकी याद दहानी के लिए, आपके नाजरीन के लिए कंडोलेज़ा राइज़ आई थी, बेनज़ीर साहबा को जो आने की इजाज़त मिली थी मुशर्रफ की तरफ से, वो उसका एक साफ सामना है। उससे पहले डेथ सेंटेंस नवाज शरीफ साहब की हुई थी, उसमें जो मंजर आम पर चीज़ें हैं वो भी हमें पता हैं। तो ये तो होता रहा है, लेकिन इससे ये क्यों होता रहा है? इसलिए कि अमेरिका का हमारे मुल्क में और इस खित्ते में अब भी है, लेकिन वो चाइना कंटेनमेंट के हवाले से है, लेकिन हमारे मुल्क से उनकी बहुत बड़ा इंटरेस्ट जुड़ा हुआ था। वो था सोवियत यूनियन के खिलाफ, और उसके बाद फिर वॉर अगेंस्ट टेरर। अब वो इंटरेस्ट नहीं रहा, तो उसी लिहाज से ज़ाती दोस्ती तो किसी सियासतदान से मैंने नहीं देखा कि ट्रंप की हो, कि वो उनका हम नवाला हम प्याला हो तो दूसरी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब ऐसा नहीं है तो आपने मुझसे सवाल किया कि इमरान खान को रिलीफ मिलने का आस और उम्मीद अपनी जगह पर, लेकिन रिलीफ मिलने के जो पिछले इशारे हैं कैंपेन के दौरान तो कोई जिक्र नहीं किया गया, और उसके अलावा जो पिछले पोस्ट टेकिंग से 3 दिन पहले तक 2 स्पीचेस उन्होंने बड़ी मजबूत किस्म की उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहीं जिक्र नहीं किया, अपने स्पीच में टेकिंग के बाद कहीं जिक्र नहीं किया, पाकिस्तान का ही जिक्र नहीं किया। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि जो 65 अफराद ने कांग्रेस पर्सन ने साइन किया था, वो तो डिपेंड करता है कि किसकी कितनी ज्यादा वहाँ कांग्रेसमैनों के साथ गपशप है अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। हमारे जो डायस्पोरा हैं हमारे लिए बहुत मोहतरम है। बाय द वे मैं बता दूं कि हमारे डायस्पोरा वहाँ उनको हमारी हैंडलिंग सही नहीं हो रही है। अगर हम वहाँ उनके साथ सही रवाबत रखें तो हम अपने मफाद में उनसे सर, अगर अब जाहिर है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान को बहुत ध्यान के साथ चलना होगा, जिस तरह से आपने तमाम तर जो है इस मौजू पर गुफ्तगू की। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एग्जैक्टली, साबिक सफ़ीर डॉक्टर जमील अहमद हमारे साथ थे और तमाम तर बातों पर हम गुफ्तगू कर रहे थे। अब देखना ये है कि किस तरह से पॉलिसीज चेंज होती हैं और पाकिस्तान के लिए कितना ये रेलिवेंट साबित होते हैं। यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सियासत के ऊपर। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। अब हम बात करेंगे पंजाब की सियासत के ऊपर, क्योंकि पीटीआई के एहतजाज, हुकूमत के अहम इकदामात, अपोजिशन और हुकूमती बयानात के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी तो एक तरफ है, फिर इमरान खान की रिहाई का मुतालबा भी, और पंजाब में चलने वाली तरक्याती स्कीमें भी हो रही हैं। इसके साथ ही हम जानेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में हुनर प्रोग्राम्स के इम्कानात और हालिया सियासी तनाज़ात की हकीकत क्या है। हमारे साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट मौजूद होंगे। आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बचर, जो न सिर्फ मौजूदा हालात पर अपनी राय पेश करेंगे, बल्कि इन तर सूरत हाल, जिन स्कीम्स का भी मैंने जिक्र किया, आगे जाकर इनका किस तरह से ये अवाम तक पहुंचेगी, ये जिक्र करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस मलिक अहमद साहब। सबसे पहले तो ये बताएं कि जिस तरह अभी इजलास हुआ पंजाब असम्बली में और जिस तरह से एहतजाज किया गया आप लोगों की जानिब से सीढ़ियों पर, फिर इजलास अभी शुरू भी नहीं हुआ था, आप समझते हैं ये ठीक है? देखिए, पंजाब असेंबली के इजलास का तो हमारा जो है, आप कल के इजलास की बात कर रहे हैं, तो कल का इजलास तो उन्होंने जिस भोंडे तरीके के साथ किया है, कोरम उनका पूरा नहीं था, उन्होंने बगैर कोरम के बिल पास करने शुरू कर दिए, हमारे डिसेंटिंग नोट शामिल नहीं किए, हमारी अमेंडमेंट शामिल नहीं की। तो हमने उस इजलास में पहले अंदर एहतजाज किया, फिर बाहर आके हमने बायकॉट करके फिर मीडिया से बात की, क्योंकि ये तो बिल्डोज कर रहे हैं, ये तो इस तरह असेंबली को चला रहे हैं जिस तरह मार्शल लॉ में असेंबली चलाई जाती है। यानी एक ऑर्डर आता है और उसके तहत ये मोहतरमा उस दिन को कल अगर कोई मरियम औरंगजेब आ गई थी तो क्या हो गया था, अपोजिशन को इनको सुनना चाहिए था, तो इन्होंने नहीं सुना, तो हमने एहतजाज मलिक साहब, पंजाब असेंबली में एक रिपोर्ट भी पेश हुई है आपके दौर की, आपके दौर में पाक पतन की अगर जिक्र किया जाए तो वहाँ पे 52 बोगस दाखिलों का जिक्र हुआ वहाँ के स्कूलों पे, तो उस हवाले से
आपका कोई मौकफ हमने फ्लोर पे भी नहीं देखा, यहाँ पे भी अगर हम चाहते हैं आप अपना मौकफ भी दे दें इस हवाले से। देखिए बात ये है कि इनको अभी इनके दिमाग से पीटीआई नहीं निकल रही, साल हो गए, अब अपनी कारकर्दगी बताएं ना। ये आप अपनी कारकर्दगी बताएं। पीटीआई के तो 2 साल थे, 1.5 साल उसका कोरोना में निकल गया, 2 साल पीटीआई को टोटल गवर्नमेंट मिली है। तो ये बार बार पीटीआई की 2 साल की कारकर्दगी, जो 50 साल इन्होंने क्या किया है वो तो बताएं। अब उधर से निकलें और अपनी कारकर्दगी बताएं। अब मोहतरमा सिर्फ टिकटॉक में तो सुबह ना चलाएं। 5% तो क्रिमिनल रेट बढ़ गया है। आप देखें औरतों पे तकरीबन जो गैंग रेप हैं वो तकरीबन 1200-1250 केसेस 2024 में रिकॉर्ड हुए हैं। ऑलमोस्ट 4000 केसेस तो बच्चों और दूसरे क्रिमिनल केसेस रिकॉर्ड हो चुके हैं। तो पहले लेकिन तो सर अपनी अभी तो आप बताएं। बात कर रहे हैं ना कि कारकर्दगी के हवाले से, जब हम यही बात उन लोगों के सामने रखते हैं, हुकूमती रहनुमा के सामने, तो वो बताते हैं कि हमने इतने प्रोजेक्ट लॉन्च कर लिए हैं। हालिया दौर की अगर बात करें तो मरियम नवाज साहिबा बहुत सी स्कीम्स लॉन्च कर रही हैं, इस पर फिर आप क्या कहेंगे? नहीं, उनकी कौन सी कारकर, सिर्फ तख्तियां लगाई जा रही हैं। किसान कार्ड पीटीआई का था, इमरान खान ने शुरू किया। सेहत कार्ड इमरान खान ने शुरू किया। लाइव स्टॉक कार्ड इमरान खान ने शुरू किया, जो इन्होंने हमारा मजाक भी उड़ाया। अच्छा, दूसरी बात ये मिनिस्ट्रीज को एक मिनिस्ट्रीज के 4-4 टुकड़े कर रही हैं। अब म्यूजियम की मिनिस्ट्री अलहदा करके इन्होंने सीनियर मिनिस्टर को दे दी है। यानी ये काम है। कल ये उधर गई हैं डेरा गाजी खान, वहां पे सारा दिन रोड बंद रहे हैं इन्होंने। अब आवाम में जरा जाके तो देखे, इन्फ्लेशन इतनी बढ़ चुकी है, महंगाई बढ़ चुकी है। तो मैं तो समझता हूँ कि ये सिर्फ कागजों में ही है ये काम। मलिक साहब, वैसे ऑनेस्टली स्पीक कामों की तारीफ बनती है। इलेक्ट्रिक बसेस हो गई, फिर आज हमने स्टोरी की है कुछ कर्जदार जारी किए गए गरीब लोगों के लिए, छोटा स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए। बहुत सारे अपनी छत अपना घर, मोटरसाइकिल की वो एक ग्रीन लाइन हमें देखने को मिली है, अपनी छत अपना घर देखने को मिला। खवातीन के हवाले से, एम्पावरमेंट के हवाले से बहुत ज्यादा काम देखने को मिले। तो मेरा ख्याल है कि सियासत को बालाए ताक रख के कुछ ना कुछ एप्रिसिएशन भी होनी चाहिए। कौन सी स्कीम्स उसने की है, मैं तो हैरान हो रहा हूँ। अभी तो तख्तियां लगी हैं, मुझे कोई लैपटॉप वो बच्चों को दे रही हैं। इंटरनेट बंद कर दिया, लैपटॉप बच्चे कैसे चलाएंगे? पहली बात। दूसरी बात, वो दूध कहाँ गया जो बच्चों को देना था? यानी ये इस किस्म की मजाक, 12.5 करोड़ आवाम का ये मजाक पे सूबा चल रहा है। तो मैं नहीं समझता कि ये सूबा ऐसे चलेगा। और मैं ये समझता हूँ कि ये एक नाकाम तरीन वजीर आला है जो अपनी खुद नुमाई के लिए सारा काम कर रही है। और 21वीं सदी में ये आके 16वीं सदी के काम ये करने की कोशिश कर रही है कि खुद नुमाई पे इसने जोर दिया हुआ है। नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल, अस्पतालों में मरियम के फोटो लगे हुए हैं। भाई इनका कोई पैसा है? इनका कोई इनके बाप का पैसा है? हुकूमत का, अवाम के टैक्सेस का पैसा है? वहां पे इनके फोटो क्यों लगे? एडवर्टीजमेंट आप देखें कि कितनी करोड़ों रुपए की एडवर्टीजमेंट इन्होंने की है। तो मैं ये समझता हूँ कि इन बातों से, इनकी चिकनी चुपड़ी बातों से अवाम इनके नजदीक नहीं जाएगी और इनके दिन गिने अच्छा जा चलें, चुके अब हैं। पंजाब की बात सब कर ली है, लेकिन पंजाब से हटकर भी खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, बलूचिस्तान की बात करें, वहां पर भी अब जो है वो प्रोग्राम शुरू कर रही हैं हुनर प्रोग्राम के हवाले से। आपको लगता है कि ये मुमकिन है कि पंजाब के अलावा दूसरों सूबों में भी ये मंसूबे चल सकेंगे फिर? देखिए, मुझे नहीं समझ आ रही कि आप किस किस्म का ये क्वेश्चन जो आपने कर रहे हैं, ये कैसे इम्प्लीमेंट उधर एक सूबाई गवर्नमेंट कर सकती है? ये मजाक वाली बातें हैं। ये देखें, एक ये तो ये जो होता है ये बैनुल सूबाई एक राब्ता होता है, वहां से ये चीजें आगे चलती हैं। ये पहले अपने सूबे को तो संभालें। अपना सूबा तो इनका हाथ से निकला जा रहा है और ये दूसरे सूबों की खैर मना रही हैं। अपने सूबे में तो इस वक्त महंगाई ये है, बिजली के बिल हैं और लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। आटे का रेट बढ़ चुका है इस वक्त, गंदम का रेट, आटे का रेट इतना बढ़ चुका है, गंदम इनकी शॉर्ट हो गई है इस वक्त। आप खुद देखें कि जो गन्ना है, गन्ने का इन्होंने क्या हाल कर दिया है। तो ये तो मैं समझता हूँ कि ये कोई बातें नहीं है ये जो कर रही है, बुखलाहट में सारी बातें। और सर का कहना ये था ना कि आप पंजाब की बात तो मानते नहीं है, तो अगर केपी में या बलूचिस्तान में वो अच्छे काम करते तो शायद आप उनकी तारीफ करते। लेकिन अगला सवाल ये करूंगा कि अभी हाल ही में खान साहब के खिलाफ एक फैसला आया 190 मिलियन पाउंड के हवाले से। इससे पहले भी इद्दत निकाह केस, बहुत सारे फैसले आए खान साहब के खिलाफ, लेकिन इस फैसले के बाद वो डस्ट हमें बैठती हुई नजर आ रही है। तहरीक इंसाफ को बहुत ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आ रही है, एहतजाज करती हुई नजर नहीं आ रही। इसकी क्या वजह है? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस तरह भोंडे अंदाज से ये केसेस हुए हैं ना,
और जिस तरह एक भोंडे अंदाज से इन्होंने इस केस को डिले किया, फिर उसका फैसला सुनवाया, ये इसी तरह उड़ जाएंगे जिस तरह पहले इद्दत केस और वो केस उड़े हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये केसेस मुल्क में अनारकी फैलाने के लिए काफ़ी हैं कि मुज़ाकरात की तरफ हम जा रहे थे तो इन्होंने इतना भोंडा केस जो एक दिन भी हाई कोर्ट में नहीं ये स्टैंड कर सकता, तो इन्होंने उन जजेस को और ये कैंगरू कोर्ट्स में तो कहूँगा दोबारा, जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था, कैंगरू कोर्ट्स के ज़रिए इन्होंने खान साहब और उनकी घरेलू वाइफ को, खान साहब को तकलीफ देने के लिए उनकी बीवी को भी सजा दी है। तो मैं नहीं समझता, मैं इस पे काफी बोल चुका हूँ कि ये ज्यादा स्टैंड करेंगे ये केस। साहब, आप खुद भी ऑपोजिशन लीडर हैं, एक सवाल उठ रहा है और बात ये की जा रही है कि अगर आपका जो ऑपोजिशन अलायंस है वो बहुत ज्यादा कमजोर रहा है, क्या ही वजन होता अगर महमूद खान अचकज़ई आपके साथ होते, मौलाना फजलुर रहमान साहब साथ होते, आपकी वजन होता बात में, फिर जो आपके मुतालबात हैं उनमें भी? जी देखिए, बात ये है कि असल में जो बात है ना, बात ये है कि ये बातें एक सियासी जमातों में चलती रहती हैं। हमारे मौलाना साहब से अब भी मुज़ाकरात शुरू होने वाले हैं और उनसे हमारी तलखी ख़त्म हुई है। तो मैं ये समझता हूँ कि किसी वक्त भी सियासी जमातों के लिए दरवाजे खुले होते हैं, सिवाय उन 2 जमातों के जिन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया है। तो मेरे ख्याल है किसी वक्त भी ये कोई ऐसा फैसला हो सकता है जिसमें हम इंशाअल्लाह मौलाना साहब और हमारा इत्तेहाद हो जाए। ठीक हो गया। अच्छा, ये भी बताइएगा कि मौलाना के साथ इत्तेहाद की तो बात हो रही है, लेकिन आखिर में मैं ये पूछना चाहूँगा मुज़ाकरात के हवाले से। मुज़ाकरात आपके भी हो रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी हो रहे हैं, ठीक है, गज़ल ने कहा मौलाना साहब भी आपके साथ नहीं है, अचकज़ई साहब भी आपके साथ नहीं है, लेकिन आप मुज़ाकरात तो कर रहे हैं। हुकूमत को एक फ़ायदा हो रहा है कि थोड़ा सा डिलेइंग टैक्टिक्स हुकूमत की जानिब से भी नज़र आ रही है। जब मर्जी होता है इजलास बुलाते हैं, आप इन इजलास के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या इस दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है आपको? हासिल वसूल है कुछ? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये अल-कादिर का जो इन्होंने फैसला करवाया, इसके बाद डेंट तो पड़ा है मुज़ाकरात में, लेकिन फिर भी देखते हैं कि हुकूमत क्या करती है। हुकूमत डरी हुई है, वो समझती है कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए, तो नवाज शरीफ और उसका ग्रुप ये समझता है कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए, तो डेफिनेटली खान साहब बाहर आएंगे, और जब खान साहब बाहर आएंगे तो इनकी जो सियासी बसीरत और सियासी जो इनका कद काट है वो खत्म हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता। मलिक साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मलिक अहमद खान बच्चर साहब हमारे साथ मौजूद थे, पंजाब असेंबली के अपोजिशन लीडर हैं, कंस्ट्रक्टिव बातें भी कर रहे हैं, लेकिन मरियम नवाज की तारीफ करते हुए हमें नजर नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट के हवाले से उन्होंने तारीफ नहीं की, बस भोंडा प्रोजेक्ट टिकटॉक के ऊपर इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बस टिकटॉक के ऊपर इनकी शौक। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के बावजूद हम देखें तो प्रोजेक्ट्स हैं जो लॉन्च किए जा रहे हैं, और अब देखें कि हमने गिनवाया, और हम लोग अपनी सोशल स्टोरीज में भी रोजाना की बेसिस पे डिस्कस करते हैं, चाहे वो लैपटॉप स्कीम हो, बाइक्स के हवाले से हो, या फिर कोई भी प्रोजेक्ट हो। वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से कल भी हमने डिस्कशन की थी, बट उस सब के बावजूद जो है वो मानने को तैयार नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, और उनको मानना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि मानना भी पड़ेगा, और खुद भी ऐसे काम करने होंगे, क्योंकि जब एक तरफ से अच्छा काम हो रहा होता है, हम देखते हैं कि उसको सिंध में कॉपी किया जाता है, तो केपी में भी कॉपी किया जाए और दूसरे सूबों में भी कॉपी किया जाए। खवातीन वज़ात, यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आते हैं और डिस्कस करेंगे क्रिकेट के हवाले से। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और अब हम बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों ने तो जोर पकड़ लिया है, और इसी सिलसिले में आईसीसी के आला सतही वफ़द ने क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर का भी दौरा किया है। भारतीय मीडिया की अगर मैं बात करूं तो वहां पर मनफी एक कैंपेन के बावजूद टूर्नामेंट के हवाले से पेशरफ्त जारी है, और आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के लोगो शर्ट पर लगाना लाजमी भी करार दे दिया है, जबकि पाकिस्तानी स्क्वाड में भी तब्दीलियों की गूंज सुनाई दे रही है। और फ़खर जमान की बात की जाए तो उनकी मुमकिन वापसी, जबकि उस्मान खान और अब्दुल्ला शफीक को ड्रॉप किए जाने की भी खबरें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं। और इसके अलावा अगर साइम अयूब की बात करें तो उनकी शमूलियत भी मशकूक दिखाई दे रही है। फिर इमामुल हक और हसीबुल्लाह के नाम भी ज़ेर गौर हैं। साथ ही साथ ये सूरत हाल तो है, लेकिन दूसरी तरफ जो इंग्लिश क्रिकेटर हैं जेम्स विंस ने आईपीएल की इजाज़त और पीएसएल के महदूद करने पर अपने ही बोर्ड की दोहरी पॉलिसी पर भी सवालात उठा दिए हैं। हसनैन, ये क्या मामलात चल रहे हैं? सबसे पहले अगर मैं क़ज़ाफ़ी स्टेडियम के हवाले से बात करूँ तो क्या इनसाइड है? देखिए, सबसे पहले अगर क़ज़ाफ़ी स्टेडियम की बात की जाए तो क़ज़ाफ़ी स्टेडियम ऑलमोस्ट रेडी है। अच्छा। और जिस तेज़ रफ्तारी के साथ क़ज़ाफ़ी स्टेडियम को रेडी किया गया, इंडिया में तो शुकूक शुबात बात की बात है, हम खुद शक कर रहे थे कि क्या क़ज़ाफ़ी स्टेडियम रेडी होगा।
क्या पाकिस्तान के दूसरे स्टेडियम्स रेडी होंगे नहीं होंगे, लेकिन जिस स्पीड के साथ इस वक्त कज़ाफ़ी स्टेडियम में काम जारी है, मेरे ख्याल से अगले 4-5-6 दिन में काम मुकम्मल हो जाएगा। जो डेडलाइन है वो 10 दिन बाद है, 31 जनवरी तक है। और वो उस दिन हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट बता रहे थे कि 27 जनवरी तक कर लेंगे। तो हाँ एग्जैक्टली 3-4 दिन पहले करेंगे, फिर 30 को या 31 को मोहसिन नकवी साहब शायद किसी हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ स्टेडियम का इफ्तिताह भी करेंगे और एक नई लुक आपको नजर आ रही है कज़ाफ़ी स्टेडियम में। जो कज़ाफ़ी स्टेडियम का VIP पवेलियन है उसको चेंज किया गया, जो दूसरा पवेलियन है शायद उसको मीडिया बिल्डिंग और ब्रॉडकास्टर्स के लिए महदूद किया जाएगा। इस साइड पे एक नई बिल्डिंग बनाई गई और एक नया नक्शा हमें कज़ाफ़ी स्टेडियम का नजर आ रहा है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी पेंडिंग भी हैं और उस हवाले से भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ सामने आया है। अच्छा, ये जो डेलीगेशन आया है दोबारा से दौरा किया है, इस हवाले से तो पहले हम खबरें सुनते थे, वो तो कहते थे कि वी आर सेटिस्फाइड, तो फिर अब दोबारा से दौरा करना वो दौरा लगा शेड्यूल रहेगा, है। ये दौरा लगा रहेगा, ये एक शेड्यूल के दौरे होते हैं, एक स्केड्यूल होता है ICC का, उसके मुताबिक वो आते हैं, वो आके चीज़ों को देखते हैं, वो काम की स्पीड को देखते हैं। और ये दौरा सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, क्योंकि हमने ना बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर देते हैं हमारी चीज़ की कि कज़ाफ़ी स्टेडियम रेडी होगा नहीं होगा। इंडिया में भी बहुत सारे स्टेडियम्स ऐसे हैं जो क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 से पहले रेडी हुए थे। अच्छा। तो उनके हवाले से भी वहाँ पे दौरे किए गए थे, सेटिस्फाइड हुए। देखिए 19 फ़रवरी को आपका टूर्नामेंट स्टार्ट होना है, टूर्नामेंट आपका कराची से स्टार्ट होना है। सो देयर इज मच इनफ टाइम, आई थिंक सो अगर 10 फ़रवरी तक भी आप स्टेडियम रेडी दे दें, ब्रॉडकास्टर्स आ जाएंगे, डेरे जमा लेंगे, 9 दिन उनके लिए इनफ होते हैं। सो ये जो डेडलाइन दी गई है काफ़ी दिन पहले तक की, उसमें यह है कि ग्राउंड में ब्रांडिंग अच्छे से हो जाएगी, फिनिशिंग का काम ही बाकी रह गया ना बस। उसके बाद ICC ने ब्रांडिंग भी करनी है। ICC के टूर्नामेंट्स में जितने भी उनके स्पॉन्सर्स हैं उनकी ब्रांडिंग करनी है, उस ब्रांडिंग के हवाले से उनको टाइम चाहिए। अदरवाइज अगर ये 2 दिन पहले भी चैंपियंस ट्रॉफी के मुकम्मल हो जाए तो ICC को कोई इससे सरोकार नहीं। अच्छा, अब आपने कराची के हवाले से बात की है, वहीं से स्टार्ट होना है, तो कराची के स्टेडियम की क्या सूरत हाल है, क्या बताते हैं जरा इस वक्त जो आपके, क्योंकि आपको ज्यादा इसके ऊपर इल्म है थोड़ा सा। कराची में ये है कि कराची में कोई लंबी चौड़ी इस वक्त चेंजेस नहीं हो रही। एक तो जो सामने जो क्राउड बैठता था उसके सामने एक बहुत बड़ी जाली होती थी। अच्छा। उस जाली से अब ग्राउंड का व्यू नहीं देख सकते थे, उस जाली को हटा के वहाँ पे ग्रिल्स लगा दी गई हैं। अच्छा। और तो वो ग्रिल्स भी बहुत लंबी हैं, उस तरह से व्यू नहीं होगा जिस तरह से लाहौर में है, लेकिन वो ग्रिल्स का काम ऑलमोस्ट एक साइड का कंप्लीट हो चुका है, दूसरी साइड का बाकी है। इसके अलावा जो शायकीन है उनके व्यूइंग के हवाले से कुछ इकदाम वहाँ पे भी किए गए। और फिर कराची में एक बिल्डिंग बन रही है जो कि VIP बिल्डिंग है। कराची की जो पुरानी VIP बिल्डिंग थी बहुत खस्ता हाल थी, मैं भी वहाँ पे गया, बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर और CM वहाँ पे गए, लेकिन वहाँ पे उसकी हालत नहीं थी उनको होस्ट करने की। सो वो बिल्डिंग 5 फ्लोर की है, ग्राउंड प्लस 4 फ्लोर, वो भी ऑलमोस्ट रेडी है, उसका ग्लास वर्क इस वक्त जारी है, उसकी फिनिशिंग जारी है। और ये जितना भी वक्त है ये फिनिशिंग पे लग रहा है, और फिनिशिंग भी 24-24 घंटे हो रही है। इस तरह नहीं है कि 12 घंटे हो रही है, 12 घंटे के बाद वो सो जाएंगे, बल्कि एक शिफ्ट आती है, फिर दूसरी शिफ्ट आती है, फिर तीसरी शिफ्ट आती है, और वो काम मुसलसल चल रहा है। और अगले 3 से 4 दिन में या फिर एक हफ्ते में आपको ये खबर भी मिलेगी कि कराची स्टेडियम भी मुकम्मल हो चुका है। अच्छा, इसके साथ फिर ये भी बताएं, जो कुर्सियों के हवाले से हम डिस्कशन कर रहे थे ना इससे पहले कि VIP स्टैंड्स लगा दिए तो बाकी जगहों पर नहीं लगाए, तो वहाँ फिर क्या होगा? ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि आप अगर वीडियोस देखेंगे जो कि कज़ाफ़ी स्टेडियम से आ रही हैं तो VIP स्टैंड्स वो होते हैं जो कि मीडिया बॉक्स के लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे होते हैं, या फिर VIP बिल्डिंग के लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे होते हैं। अच्छा। जो VIP बिल्डिंग होती है उसमें हॉस्पिटैलिटी बॉक्स होते हैं और साथ ही हॉस्पिटैलिटी की सिटिंग होती है, तो वहाँ पे चेयर्स लगा दी गई हैं। इसके अलावा नई चेयर्स लगाई गई। तो बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि शायद नए कज़ाफ़ी स्टेडियम की छत के बगैर जो लुक होगी वो रावलपिंडी जैसी होगी, रावलपिंडी जैसे इंतजाम ही किए गए। लेकिन इस हवाले से मैं आपको एक्सक्लूसिव खबर देता चलूँ कि कुर्सियाँ अभी आ रही हैं। कुर्सियों ने चाइना से आना था, चाइना से जो कुर्सियाँ पहुंची थी उनको तकरीबन 4 स्टैंड्स पे लगा दिया गया, और जो ही दूसरी कुर्सियाँ पहुंचेंगी कज़ाफ़ी स्टेडियम में तो वो बाकायदा से इंस्टॉल कर दी जाएगी। कुर्सियों का काम कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है। Exactly. ये हमने देखा है कि इन स्टैंड्स में भी 1 दिन में लग गई थी, तो अगर बाकी स्टैंड में भी 3-4 दिन में या 5 दिन में कुर्सियाँ पहुँचती हैं तो वो 1-2 दिन लगेंगे, आपको वर्कफोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी और वो कुर्सियाँ लग जाएंगी। कुर्सियों के सामने जो एक खंदक बनाई गई थी जिससे जो प्लेयर्स हैं वो भी सेफ रहेंगे, जो आपके व्यूअर्स हैं, तो जो क्राउड है एग्जैक्टली वो भी सेफ रहेगा। तो उस खंदक की वजह से ये है कि आप ग्राउंड के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। इसके अलावा उस खंदक के पीछे बहुत बड़ा एरिया छोड़ा गया था, उसके ऊपर टफ टाइल लगा के बड़ा खूबसूरत अंदाज में कज़ाफ़ी स्टेडियम को बनाया गया। और अगर इसकी छत इन्होंने प्यारी बना दी और वो ओल्ड स्टफ छत ना बनाई गई तो हमें कज़ाफ़ी स्टेडियम अगले 20-25 साल में नया बनाने की अच्छा, वैसे ये भी बात है कि अब जितनी कुर्सियों की गुंजाइश है ना वो अगले आने वाले सालों में कम भी पड़ सकती है। वैसे ये सवाल उठ रहा है। अब पिंडी की आपने बात की है, तो पिंडी स्टेडियम की क्या तैयारी है? पिंडी में कोई लंबी चौड़ी तैयारी नहीं हो रही। मैं यहीं पे बात अपनी खत्म करूंगा कि पिंडी में जो कुर्सियां कज़ाफ़ी स्टेडियम से आ रही थी वो कुर्सियां आप पिंडी में लगा रहे हैं,
उसमें सिर्फ कलर हो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता से वो पिंडी स्टेडियम में कुर्सियाँ लग रही हैं, छत उखाड़ दी गई थी जो मीडिया बॉक्स के इर्द गिर्द के जो इंक्लोजर्स थे। इसके अलावा लंबा चौड़ा काम नहीं है। पिंडी का ग्राउंड अगर आपको कल रेडी चाहिए तो कल भी आपको रेडी मिल जाएगा। चलें भाई, ये तमाम तर इनसाइड स्टोरीज थी जो कि हसनैन ने आपके साथ शेयर किया है पिंडी, कराची और लाहौर के स्टेडियम्स के हवाले से, और जो स्पेकुलेशन से उम्मीद करते हैं वो खत्म हो जाएंगी। यहाँ पर लेते हैं छोटी सी ब्रेक और फिर वापस आएंगे। इससे पहले हम बात कर रहे थे स्टेडियम्स की सिचुएशन के ऊपर कि कहाँ तक काम पहुंचा है, लेकिन इसके साथ अब बात करना जरूरी है क्रिकेटर्स के हवाले से भी, क्योंकि क्रिकेटर्स को अक्सर आपको पता है जो इंजरीज हो जाती हैं ये एक आम सा वाकया और ये उनकी खेल की कारकर्दगी पर बहुत गहरा असर डालता है। और इसी हवाले से फिजियोथेरेपिस्ट का क्या किरदार होता है, कितना अहम होता है, क्योंकि ये खिलाड़ियों को ना सिर्फ चोट से निजात दिलाते हैं बल्कि उन्हें जल्द बाजियाबी के बाद दोबारा अपने खेल में वापस आने पर भी मदद फराहम करते हैं। साथ ही साथ पाकिस्तानी जो क्रिकेटर्स हैं, ख़ास तौर पर जो बैनुल अक़वामी सतह पर खेलते हैं, अक्सर मुख्तलिफ़ किस्म की उनको इंजरीज आ जाती हैं, उनका सामना करना होता है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद होंगे हमारे साथ डॉक्टर एजाज साहब मौजूद है जो कि एक तजुर्बेकार फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं और क्रिकेटर्स के साथ बराह रास्त काम करते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, इट्स प्लेजर टॉकिंग विद यू। फिजियोथेरेपिस्ट तो बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन क्रिकेटर्स के फिजियोथेरेपिस्ट के तौर पे आप ये भी बताइए कि क्या जो क्रिकेटर्स या फिर स्पोर्ट्समैन का फिजियोथेरेपिस्ट होता है वो दूसरे फिजियोथेरेपिस्ट से मुख्तलिफ होता है? फिजियोथेरेपी एक वास्ट फील्ड है जिसमें हमारे पास डिफरेंट स्पेशलिटीज़ आती है। अब जैसे ही अवेयरनेस बढ़ती जा रही है तो इसमें स्पेशलाइजेशन भी जो है विद टाइम स्पेसिफिक होती जा रही है। लेकिन स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी का जो फील्ड है वो राइट फ्रॉम द स्टार्ट जो है वो एक डिफरेंट फील्ड है, क्योंकि स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी में आपका डायग्नोस, आपकी असेसमेंट, आपका ट्रीटमेंट प्लान जो है वो नॉर्मल फिजियोथेरेपी से बिल्कुल चेंज होता है, क्योंकि वहाँ पे हमने ना सिर्फ एक बंदे को पेन से निकालना है बल्कि उसको वापस ऑन ग्राउंड लेके आना है, उसको फिटनेस की तरफ लेके आना है, उनको एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखना है। तो वहाँ पे ट्रीटमेंट प्लान आपका जो है बिल्कुल ही एक नॉर्मल ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी से या न्यूरोलॉजिकल फिजियोथेरेपी से बिल्कुल डिफरेंट होता है। इसमें स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी जो है रिसेंटली कुछ अरसे से 10-12 साल से पाकिस्तान में इसमें स्पेशलाइजेशन स्टार्ट हुई और काफ़ी बड़े बड़े नाम जो है ऑलरेडी अभी PCB में काम कर रहे हो, डिफरेंट स्पोर्ट्स बोर्ड जो है उसमें जो है अपनी ड्यूटीज़ दे रहे हैं। और स्पोर्ट्स फिजियो में सबसे मेन चीज़ जो है राइट डायग्नोस है। अगर आप एक राइट डायग्नोस ना करें तो आप एक राइट ट्रीटमेंट प्लान नहीं बना सकते। Exactly. क्योंकि आपकी एक डायग्नोस के ऊपर एक बंदे का प्रोफेशनल करियर जो है वो डिपेंड कर रहा होता है। तो वहाँ पे आपकी एक गलती से, जैसे हमारे पास रिसेंटली कुछ एग्जांपल्स है PCB के अंदर के गलत डायग्नोस के ऊपर एक अच्छे प्लेयर्स की, नॉट ओनली एक प्लेयर के बल्कि हज़ारों प्लेयर्स ऐसे गुजरे जो गलत डायग्नोस की वजह से उनका पूरा करियर जो है वो बर्बाद हो चुका है। एंड इसमें प्री डिफॉर्मिटी असेसमेंट जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे काफ़ी सारे प्लेयर डिफॉर्मिटीज़ में मुब्तला होते हैं। अब जैसे शोएब का फ्लैट फुट था, शोएब अख्तर का, वो उनको पता था कि फ्लैट फुट है। अब हमारे काफ़ी प्लेयर्स को ये नहीं पता होता कि वो फ्लैट फुट से गुजर रहे हैं। और फ्लैट फुट आपके स्पाइन फ्रैक्चर, आपके नी की इंजरीज़, आपके बैक की इंजरीज़, बड़ी बड़ी इंजरीज़ जो है वो कॉज कर रही होती है। तो प्री असेसमेंट जो डिफॉर्मिटी असेसमेंट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डिफॉर्मिटी आपके पूरे बॉडी की असेसमेंट को इन्फ्लुएंस कर रही होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि अब एक क्रिकेटर को इंजरी हो गई तो उससे प्री और पोस्ट क्या एक्सरसाइज आप उनको रेकमेंड करते हैं? देखिए, प्री एक्सरसाइजेस तो इंजरी में नहीं हो सकती, लेकिन प्रिवेंशन ऑफ इंजरीज जो है वो हो सकती है। आप प्रिवेंशन ऑफ इंजरीज जो है वो हम करते हैं थ्रू फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ मसल। अब हर स्पोर्ट्समैन जो है वो किसी भी मूवमेंट पे किसी भी इंजरी के लिए प्रोन होता है। अब वो चाहे फॉल में हो, क्योंकि विगोरस एक्टिविटीज़ है, एक्सजरेटेड एक्टिविटीज़ है, तो उसमें वो फॉल भी हो सकती है। उसमें रिपीटेटिव मूवमेंट्स जैसे बॉलर्स होते हैं, थ्रोअर्स होते हैं, या बैट्समैन बैंडिंग में खड़े होते हैं, तो वो लोग हर मोमेंट पे जो है इंजरी की प्रोन होते हैं। तो उस रिपीटेटिव मूवमेंट्स में, फॉल में, या जो है उनकी एक्सेसिव बैंडिंग में या एक्सेसिव स्ट्रेस में इंजरी से बचाने के लिए हम उनको फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग, कंडीशनिंग ट्रेनिंग, साथ साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ताकि वो मसल स्केलेटल को जो है स्टेबल रख सके और वो इंजरी से बचा सके। प्रिवेंशन आप बता रहे हैं। हाँ, ये प्रिवेंशन में हम बात करेंगे। अब अगर खुदा न ख्वास्ता इंजरी हो जाए तो द राइट डायग्नोस विल लीड टू राइट ट्रीटमेंट प्लान। अब आपको पता चल गया कि एक पेशेंट को, एक क्रिकेटर को ये इंजरी
किस वजह से हुई है और डायग्नोस क्या है, और अब इसको रिकवर करने के लिए हमने कौन कौन के मसल, एंड स्पेशली जो सबसे मेन चीज़ इसमें है दैट इज़ रेस्ट टाइम, रिकवरी टाइम। क्योंकि रिकवरी टाइम जो है वो ज़्यादातर क्रिकेटर्स अपने जोश में होते हैं, अपने मेरे पास ये पिछले 15-20 दिन से मैंने कोई अराउंड 20-25 क्रिकेटर्स हमने ट्रीट किए हुए जिसमें डोमेस्टिक प्लेयर है। उनमें सबसे बड़ा फेयर जो होता है वो है कि अगर हम 1 महीने के लिए भी क्रिकेट से निकल गए तो शायद हमारा पूरा फ्यूचर ख़त्म हो जाए। उसी वजह से वो डिफरेंट इंजेक्शन की तरफ, मेडिसिन की तरफ जाते हैं ताकि अर्ली रिकवरी, इंस्टेंट रिकवरी हो। लेकिन वो इंस्टेंट रिकवरी जो है पूरी कैरियर को जो है वो उनके ख़राब कर देती है। अब जैसे ही हम उनको कहते हैं कि आपने 1 मंथ रेस्ट करना है, तो रेस्ट से बचने के लिए वो फिर अपने लिए शॉर्ट रास्ता ढूंढते हैं। अब रेस्ट कितना ज़रूरी है और रेस्ट के अंदर एक्सरसाइज कितना ज़रूरी है उस चीज़ को, क्योंकि वो सिस्टम ऐसे क्रिएट हो गया कि हम अगर नज़रों से इधर हो जाएंगे तो शायद हमारा क्रिकेटिंग कैरियर ख़त्म हो जाए। तो डोमेस्टिक प्लेयर ज़्यादातर जो इंजरीज़ का शिकार है वो इसी वजह से भी है कि वो रेस्ट पे जाना नहीं चाहते। वो कहते हैं नेक्स्ट, ये जो आपने पॉइंट बताया ना कि वो रेस्ट पे जाना नहीं चाहते, एक तो मुझे ये बताइएगा कि क्रिकेटर का अपना अवेयर होना कितना लाजमी है, और फिर थोड़ा सा इलेबोरेट कीजिएगा एहसानुल्लाह का केस। एक बहुत ही फास्ट बॉलर था, हमने काफ़ी अर्से बाद देखा कि पाकिस्तान में इस पेस पे कोई बंदा बॉलिंग कर रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब देख रहे हैं कि उसकी पेस 145-46 से गिर के 132-35 के करीब आ गई। तो वहाँ पर भी फिजियोथेरेपिस्ट का भी रोल था या फिर क्रिकेटर का भी कोई ना कोई रोल होता है? देखिए, जहाँ तक अवेयरनेस की बात है, इंटरनेशनल लेवल पे तो अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा है। इवन हमारे कुछ अच्छे क्रिकेटर्स हैं जिनने अभी अपने साथ फुल टाइम फिजियोथेरेपिस्ट रखा होता है। द रीज़न इज़ कि वो इंजरी से बच सके। दूसरी चीज़ ये कि अवेयरनेस के ऊपर हमारे क्रिकेट बोर्ड्स को, हमारे स्पोर्ट्स बोर्ड्स को काफ़ी ज़्यादा काम करना चाहिए। इनकी प्रॉपर काउंसलिंग होनी चाहिए कि इंजरी हो, एक दर्द हो, क्योंकि दर्द जो है एक अलार्मिंग सिचुएशन है। दर्द को मेडिसिन से आप ख़त्म करेंगे तो प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो जाएगी। दर्द अल्लाह ने एक प्रोटेक्शन के लिए रखे आपकी बॉडी में। दूसरी चीज़ है कि जहाँ तक एहसानुल्लाह की बात है, तो अगर एक राइट पर्सन जो डिज़र्व करता था इस क्रिकेटिंग सीट पे जिस पे वो बॉलिंग कर रहा है या जो भी उनके लिए, तो एक राइट फिजियोथेरेपिस्ट वहाँ पे मौजूद होता तो इंजरी का शिकार ना होते। इंजरी का अगर शिकार भी होते तो उनकी इंजरी मिसडायग्नोस ना होती। तो जैसे हमारे क्रिकेट में पर्ची सिस्टम है, तो वैसे हेल्थ में भी पर्ची सिस्टम है। क्योंकि उनकी क्रिकेटर से ज़्यादा फिजियोथेरेपिस्ट की प्रॉपर अवेयरनेस से ज़्यादा उसकी ट्रेनिंग। कोई सर्टिफिकेशन करके जब तक आपको क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं मिलेगा तो आप कुछ भी नहीं सीख सकते। आप क्लिनिकल एक्सपोजर के लिए आप एक बंदे को पीसीबी में नहीं भेज सकते, क्योंकि पीसीबी में उसने ड्यूटी देनी है, उसने वहाँ पे सीखना नहीं है। अगर उसने सीखना है तो वो जाके किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जाके सीखे और स्पोर्ट, क्योंकि वहाँ पे हमारे रिसोर्सेज पड़े पीसीबी के अंदर। वो बच्चे जो है वो बचपन से एक ख्वाब लेके आए हैं, मेहनत की है, एक स्टेज पे पहुँचे, और वहाँ पे आप एक ऐसे बंदे को डॉक्टरी के लिए भेजे जिसने सीखना है, तो वहाँ पे फिर रिजल्ट्स वही आएंगे जो एहसान के साथ है। नॉट ओनली एहसान, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्रिकेटर्स जो मिस डायग्नोज की वजह से उनका कैरियर ख़त्म हो चुका है। इन 2016 PSL देयर इज़ अ प्लेयर इस्लामाबाद यूनाइटेड जो मिस डायग्नोज हुआ था, उसको बोला गया कि यू हैव टेनिस एल्बो। उस टेनिस एल्बो को वो चलाता रहा 2019 तक, एंड 2019 में जब मैंने उनको चेक किया तो एल्बो फ्रैक्चर था, एंड वो एल्बो फ्रैक्चर जो है वो उसकी बॉलिंग करियर को इफ़ेक्ट कर गया। उसको स्विच करना पड़ा टूवर्ड्स बैटिंग। कि 2016 में एक बंदा जो या एज अ इमर्जिंग प्लेयर आया था आज तक वो अपने आप को डोमेस्टिक क्रिकेट में नहीं मनवा सका। क्यों? क्योंकि उनको अपने फील्ड को स्विच करना पड़ा। वो उसको बॉलर से बैट्समैन बनना पड़ा। तो द रीज़न इज़ कि अगर हम एक अच्छा क्रिकेट प्लेयर सेलेक्ट कर सकते हैं तो हम अच्छा एक फिजियोथेरेपिस्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, इस सिस्टम को हमने ठीक करना है। हमारे पास प्लेयर आता है टेस्ट क्रिकेट में, ओडीआई क्रिकेट में आके इंजर्ड होता है इंटरनेशनल लेवल पे, तब हमें पता चलता है कि यार इसके साथ यही प्रॉब्लम चल रहे थे। Exactly. लेकिन उससे पहले हमें पता नहीं चलता कि इसके साथ ये प्रॉब्लम नहीं चल रहे थे, क्योंकि जो हेल्थ केयर प्रोविजन करने वाला बंदा आपने बिठाया उसे ही नहीं बिठाया। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आखिर में ये बताएं कि ये जो प्रोसेस होता है रिकवरी का, इसमें कितना वक्त लग जाता है, और अगर किसी क्रिकेटर की सर्जरी होती है तो सर्जरी के बाद रिकवरी में कितना वक्त लगता है? साइम अयूब के हवाले से वापसी होगी उनकी? शॉर्ट बिल्कुल टाइम हमारे पास बड़ा शॉर्ट है। बिल्कुल होगी, 100% रिकवरी होगी। अच्छा, वही है, जैसे 19 फरवरी से पहले होगी? ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि फ्रैक्चर है, ज़ाहिर है टाइम टेकिंग और उसके प्रोसेस लिए है। कुछ मतलब वो में नहीं होंगे।
लग ऐसे रहा है क्योंकि अभी फ्रैक्चर हीलिंग का एक डाउन टाइम है, फिर उसकी रीहैब का एक डाउन टाइम है। जैसे आपने अपने भाई की मिसाइल ले ले, वो जो रॉड लगा था, तो नेक्स्ट उसको बोन हीलिंग की तरफ जाना होगा, फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ जाना होगा, और फिर उसके बाद अगर खुदा ना ख्वास्ता कोई ना कोई इश्यूज आते हैं तो उसके ऊपर काम ऑलमोस्ट कितना टाइम लग जाता है रिकवरी में? रिकवरी में इट विल टेक अराउंड 3 to 6 months. 3 to 6 months. चलिए, Yes. Thank you so much. थैंक यू सो मच No फॉर जॉइनिंग अस, इट्स प्लेजर टॉकिंग विद यू। थैंक यू सो मच। जी, खवातीन औजार डॉक्टर एजाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिनसे हमने फिजियोथेरेपी के हवाले से बात की, स्पेशली क्रिकेटर्स के हवाले से बात की कि किस तरह से क्रिकेटर्स के साथ जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो अगर अच्छा हो तो उनका जो कैरियर है वो प्रोलॉन्ग हो सकता है। यहाँ पे वक्त वो चाहते हैं एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं आपसे, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग के हवाले से। एक ऐसा तरीका है जो लोग अपनी सेहत के फायदे के लिए अपनाते हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि इसको ज़्यादा इस्तेमाल और गलत तरीके से अपनाना कई सेहत के मसाइल का सबब बन रहा है। और इंटरमिटेंट फास्टिंग को अगर दुरुस्त तरीके से किया जाए तो ये हमारे जिस्म को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी देता है, लेकिन जब इसे मुस्तकिल तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो इससे मेटाबॉलिज्म और वज़न में इजाफा जैसी पेचीदगियाँ भी सामने आती हैं। आज हम इसी प्रोग्राम में इसी मौजू पर बात करेंगे, और ये टॉपिक खास खवातीन के लिए है क्योंकि खवातीन बातों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। खवातीन के हवाले से हमने ये खास सेगमेंट रखा है। इससे पहले कि हम अपनी गेस्ट को आपके साथ इंट्रोड्यूस करवाएं, आप ज़रा हमारे नंबर नोट कर लीजिएगा, 051-890-1008। यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, और दूसरा नंबर है 051-2624-946। ये दो नंबर्स हैं, इन पे आप कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मारिया खान। मारिया से आपकी मुलाकात होती रहती है, और जब भी मुलाकात होती है तो कुछ मारिया के अधूरे सवालात, हमारे जो सवालात हैं उनके अधूरे जवाबात रह जाते हैं। मारिया, इंटरमीडिएट फास्टिंग के हवाले से अगर बात की जाए तो हमारे यहाँ तो ये कॉन्सेप्ट शायद रमज़ान की वजह से नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में ये प्रिवेल करता है। इसकी वजह क्या है और इसका सही तरीका क्या है? एग्जैक्टली हमारे मुल्क में तो हम मुसलमानों के साथ तो रमज़ान में हमारे पास वो इंटरमिटेंट फास्टिंग का एक बड़ा खूबसूरत सा एक पीरियड आ जाता है जो हमारी रूहानी कैफियत को भी बेहतर करता है और हमारे जिस्मानी कैफियत के लिए बहुत अच्छा है। मगर ऑल अराउंड द वर्ल्ड ऐसा नहीं है, ठीक है। मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं, बुद्धिज़्म से लेके जूदाइज़्म से लेकर क्रिश्चियनिटी, सारा कुछ। सो अब इसमें ये इसका जो इजाद हुआ था आज से कोई 100 साल पहले, ये डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए हुआ था कि एक छोटे से लिमिटेड पीरियड के लिए आप जो है भूखा रहें, स्टार्व करें अपने आप को, और उससे जो है हम बहुत से जगहों पे कैंसर भी रिवर्स हुआ, राइट। इट्स वेरी मच पॉसिबल इंटरमिटेंट फास्टिंग से। मगर अगर आप हिंदुइज़्म से लेकर, बुद्धिज़्म से लेकर, क्रिश्चियनिटी, यहूदियत से लेकर मुसलमानियत तक आए ना, तो ये पूरे 365 दिनों में सिर्फ 30 दिन 40 दिन से ज़्यादा का नहीं है। तो मतलब एक महीना 10 दिन पूरे रिलीजन्स को भी मैं पकड़ लूँ और साइंटिफिकली भी मैं अगर इसको पकड़ लूँ तो ये 365 डेज़ में आपने इसको 30-40 दिन से ऊपर नहीं लेके जाना। और फिर प्रॉब्लम ये होता है कि लोग इसको अब वो कांस्टेंट पता चल रहा है जी 10 साल हो गए इंटरमिटेंट फास्टिंग पे, जी हम कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा, और अब अब हम ना कुछ खाने को सूंघते भी है ना तो हमारा वज़न बढ़ जाता है। और वो इसलिए होता है क्योंकि अब आपने एक चीज़ थी जो एक लिमिटेड पीरियड के लिए करनी थी और आपने अब उसको इतना लंबा चौड़ा पीरियड पे आपने कर लिया कि अब आपका जो बॉडी है उसको अब ये लगने लग गया है कि देखें, एक बहुत साइंटिफिक मशीनरी है ना, वो उसको लग रहा है कि कहत आ गया, फेमीन आ गया। तो वो क्या करती है आपकी बॉडी, आप जब इसको 40 डेज से भी ऊपर ले गए हैं, आप इसको साल हो गया जी, आप कह रहे हैं मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग पे हूँ, तो अब आप उसको उस पर ले गए हैं और अब आपका बॉडी को लग रहा है कि यार कहत आ गया, तो अब वो जो बॉडी के अंदर जो सारा स्टोर्ड फैट होता है वो उसको होल्ड करने लग जाती है कि आपका बॉडी का काम है आपको लंबे पीरियड तक सस्टेन्ड जिंदा रखना। तो वो आपके फैट को अब जाने नहीं देती, तो ना आपका वेट कम होता है, ना आपका फैट कम होता है, आपका बेली उधर का उधर रहता है और आप कमजोर से कमजोर तर होते जाते हैं। अच्छा, यही बात मैं पूछने लगी थी। एग्जैक्टली कि फिर इससे बहुत सी बीमारियां जो जन्म लेती हैं वो कौन कौन सी हैं? जिस तरह आपने बताया कि इससे आप मोटे हो जाते हैं, बेली ज़्यादा हो जाती है, इसके अलावा भी कोई है जो इंसान को बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है? सबसे पहले तो ये होता है ना, आप रहना शुरू करें ना, मैं आप दोनों को रखती हूँ डाइट पर, ठीक है, भूखा रखती हूँ, सही है, मैं आप दोनों को भूखा रखती हूँ ना, दूसरे तीसरे दिन ही चिड़चिड़ापन, गुस्सा, सर में दर्द, ये सब शुरू हो जाएगा, राइट। आपका आहिस्ता आहिस्ता, और इसको आप लंबा जब करेंगे ना तो आप देखेंगे आपके मैदे के मसले शुरू हो जाएंगे। अक्सर लोगों का वो गैस्ट्रिक का इशू होता है, एंजाइटी फिर बढ़ता जाता है। 95% से ज़्यादा आपको पता है आपका सेरोटोनिन, जो आपका हैप्पी हार्मोन है, जो हार्मोन हमें खुश रखता है,
वो दिमाग में नहीं, वो मैदे में पाया जाता है। Exactly. तो आप इस मैदे का ख्याल ही नहीं रख रहे, आप इसको हेल्दी चीज़ें मुरझा फीड ही नहीं कर रहे, जाएगा वो आप भूखे रख रहे हैं अपने आप को, तो ये लॉन्ग टर्म में आपके मेंटल हेल्थ को सबसे पहले डिस्टर्ब करता है। और फिर अगर आप ये वज़न कम करने के चक्कर में आप पूरा दिन गुजार रहे हैं और आपका दिन मिजरेबल गुजर रहा है, तंग गुजर रहा है, मज़ा नहीं आ रहा ज़िंदगी का, तो फिर फ़ायदा क्या है? एग्जैक्टली। ये तो फिर सेहतमंद, चुस्त तंदुरुस्त नहीं हुआ, खुश व खुर्रम ज़िंदगी नहीं हुई ना। तो सेहत की जब बात आती है, सेहत का मतलब है खुश व खुर्रम ज़िंदगी। एग्जैक्टली। अगर वो नहीं है तो आप हेल्दी नहीं है, एग्जैक्टली। पेन फ्री, वज़न से ज़्यादा। तो ये सब चीज़ें जब पहले आप लाएंगे और फिर वज़न तो आपका कम होगा ही होगा। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को मिसयूज एंड अब्यूज़ नहीं आपने करना पिछले चाहिए। जो सवाल के जवाब में कहा था ना कि आपकी बॉडी के अंदर एक बड़ी ज़बरदस्त सिस्टम है जो कि आपका फैट लूज नहीं होने देता। सो अगर आपने वजन कम भी करना है तो उसको कोई स्ट्रेटेजी उसके हवाले से बनानी होगी। ये नहीं कि एकदम आपने बस सब कुछ बंद कर दिया और उसके बाद आप कह रहे हैं मैं वीक नहीं हो रहा, मेरे बेली कम नहीं हो रहा। तो इस हवाले से लेट्स सपोज एक शख्स क्लीन डाइट खाना चाहता है और वो इंटरमिटेंट फास्टिंग भी करना चाहता है, तो उसके लिए क्या कुछ आप प्रपोज करती हैं? सो क्लीन डाइट, और फिर देखें इंटरमिटेंट फास्टिंग भी करना चाहता है और उसके बाद अब आ जाते हैं ना इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के दौरान जो आपकी गलतियां होती हैं। हाँ, पहले इन रमज़ान गलतियों को, के बारे में हाँ, बात इन करो। गलतियों की बात कर लेते हैं, ठीक है, फाइन। अब आप लेट्स से आप कहते हैं कि यार ये मैं 365 दिनों में मारिया, ठीक है, आई एग्री, 30 दिन मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करूंगा या करूंगी, 40 दिन। अब उसमें रमज़ान को ही ले लेते हैं, पूरा दिन आपने 16 घंटे 17 घंटे आपने रोज़ा तो रख लिया, मगर अब आपने अफ्तारी क्या की? पकोड़े, समोसे, कचौरियाँ। आपने उस वक़्त जब बिल्कुल मैदा नाजुक सा था, आपने उसके अंदर इंतहाई तेल से भरी हुई मुरगन लोडेड, आपको पता है अगर 3-4 ठूस लिया आपने नहीं आप, और उसके बाद आप अच्छा भी फील नहीं कर रहे होते, आपको पता है 3 से 4 समोसे, 3 से 4 पकोड़े, एक समोसा, कचौरी, ये लगभग कोई 1000-1200 कैलोरीज बनती हैं। आपने उस वक़्त एक ही वक्त एक स्नैक की शक्ल में आपने वो खा ली, और जो आपको इतना सा भी आपको बिल्ड नहीं करता, बल्कि वो आपके दिल को ख़राब कर रहा है, आपके अज़ा को ख़राब कर रहा है। सो सबसे बड़ी गलती क्या की आपने कि आपका चॉइस ऑफ फूड उस वक़्त बहुत अहम है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको अब लाइसेंस मिल गया है कि आप कुछ भी खाएं, राइट? उसमें भी अफ्तार करते वक्त अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों को अपने डाइट में ऐड करें, फ्रूट्स ऐड करें। सबसे बेहतर ये देखें, जो अगर हम सुन्नत पे भी चलें तो वो खजूर है, खजूर से आप स्टार्ट करें, पानी पिएं, उस वक्त 2-3 गिलास पानी पिएं और एक फ्रूट का सैलेड खाएं, बड़ा सा बाउल खाएं। आपको पता है फ्रूट सबसे बड़ा, जो अगर आपने डिटॉक्स करना है ना अपने जिस्म को, तो ये जो अल्लाह का बनाया हुआ फल है, ये मल्टी वाइटामिन हैं, इसमें मिनरल्स हैं, और ये आपके जिस्म से सारा वो होता है ना डिटर्जेंट का काम करता है, सब कुछ पकड़ पकड़ कर वो क्लेंस करता कॉलर है। हमारे साथ मौजूद है, रेगुलर कॉलर अस्मा कराची से। अस्मा, अस्सलाम वालेकुम, क्या सवाल है आज आपका? नमस्कार जी, अस्सलाम वालेकुम। गजल और हुसैन भाई, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। जी अल्लाह का शुक्र है, मैं माशाल्लाह से आपका शो देख रही हूँ, एज यूजुअल बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं। और मेरा एक सवाल है आपकी गेस्ट से कि ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात कर रही हैं, इसमें अगर जो मतलब कुछ खवातीन लड़कियां अगर ये करती हैं तो उसके मतलब साइड इफेक्ट के तौर पे कॉर्टिसोल लेवल और शुगर लेवल्स पे क्या उसका इफेक्ट होता है, साइड इफेक्ट्स, जरा प्लीज ये बताइएगा। और दूसरा मेरा ये एक चीज पूछनी है, ये जो गर्मियों में आम आते हैं, तो अगर वो खाते हैं जो लोग डाइटिंग कर रहे हो, तो उससे क्या वजन बढ़ता है या नहीं? चलिए, ठीक हो गया अस्मा, गॉट योर क्वेश्चन जी। कॉर्टिसोल, बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने। कॉर्टिसोल क्या है? आपका स्ट्रेस हार्मोन है। तो आपने अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग लंबे अरसे तक आपने चला ली है तो स्ट्रेस हार्मोन आपका बढ़ेगा। जैसे आपका कॉर्टिसोल बढ़ता है, उसी की वजह से वो कॉर्टिसोल बढ़ेगा, वो आपके बॉडी फैट को नहीं जाने देगा, यूं पकड़ के बैठ जाती है बॉडी की, यार ओके कहत आ गया है, कोई मसला चल रहा है, और बॉडी का मकसद है इस बॉडी को लंबे पीरियड तक सस्टेन करना, भले कहत भी आ जाए उस सिलसिले में भी। तो बॉडी का ये मैकेनिज्म है, इसकी ये जॉब है। तो कॉर्टिसोल आपका बढ़ेगा। अगर आप इसको जो है ना रमज़ान से भी अलादा आप कह रहे हैं कि ना, अक्सर लोग मुझे आजकल जो मेरे पास पेशेंट है वो कह रहे हैं मारिया मैंने फ़ैसला किया है कि मैं ना अभी से ही रोज़े रखने शुरू कर दूं, मेरा वेट भी कम हो जाएगा, रमज़ान तक मेरी तैयारी भी हो जाएगी। भाई ऐसे कुछ अच्छा भी नहीं मानिए, होगा। इसको बीट कैसे करें? आपने देखिए 10, 12, 15 घंटे आपने भूखे भी रहे, उसके बाद आपने पकोड़े भी खा लिए, समोसे भी खा लिए। चले लेट्स सपोज पकोड़े समोसे एक बंदा नहीं खाता, लेकिन इस सिस्टम को बीट किस तरह करना है कि कहत नहीं पड़ा, देयर इज स्टिल समथिंग गोइंग ऑन। यस, तो इस सिस्टम को आप बीट तब करेंगे कि इस्तेमाल करें इंटरमिटेंट फास्टिंग का, साल में 30 दिन 40 दिन से लंबा मत चलाएं इसको।
हम मुसलमानों पे तो रमज़ान आया, ठीक है, रमज़ान के रोज़े दिल लगा कर रखे, नंबर 1। उसके अलावा जब आपके नॉर्मल जो दिन है, ये जो फास्टिंग के नहीं है, उसमें आप 5 मील्स अ डे खाएं, हेल्दी मील्स, 5 मील्स। ब्रेकफास्ट करें, ब्रेकफास्ट के बाद एक स्नैक करें, लंच करें, लंच के बाद एक और स्नैक करें, और रात का डिनर करें। जब आप ये 5 मील्स करेंगे तो हमारा जो जिस्म है, हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बॉनफायर होती है ना, गांव में जो लोग हैं वो लोग अगर आपने लकड़ियाँ जलाते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि वो आग जलती रहे तो आपको हर थोड़ी थोड़ी देर बाद उसमें लकड़ी, पेपर, प्लास्टिक, कुछ ना कुछ आपने उसको अंदर ऐड करना है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके मेटाबॉलिज्म की आग जलती रहे तो आपने बाकी सारे जो -30-40 जो फास्ट है पूरे साल में, इसके अलावा जो बाकी दिन है उसमें आपने 4 से 5 मील्स खाने हैं। वो मील्स की क्वालिटी बहुत अहम है, वो कुछ भी नहीं हमने खा लेना, वो अल्लाह का बनाया हुआ फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, दालें हैं, सब्जियां हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, उन सबको ऐड करना है। और इसको बेहतरीन टाइम क्या है, किस वक्त ऐड करना चाहिए? तो देखें, ये स्टार्ट ऑफ द डे आपका सुबह का स्टार्ट का हिस्सा और ये एंड का हिस्सा, हमने यहाँ पे हैवी मील्स ऐड करने, इधर जितना हैवी होगा और आहिस्ता आहिस्ता उसको हम कम करते जाएंगे, और रात सोने से 2-3 घंटे पहले खाना पीना बंद कर दें। आप जितना शुरू के हिस्से में हेल्दी हार्टी खाएंगे, दिल भर के मैं यहाँ तक खाएं, ठीक है, अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों को, उस पर सवाल न करें। लेकिन उसमें पराठे ना खाएं, उसमें देखें, हाँ, गंदम खाएं, गंदम अल्लाह ने बनाया, ये तेल का जो इजाद हुआ और वो तेल से हम रोटी खाएं। आपको पता है, एक तरफ 2 रोटियां होंगी ना, वो आराम से उसकी 250 कैलोरी होगी उसमें, दूसरी तरफ मैं आपको एक पराठा दूं उसमें 500 कैलोरी होगी। क्या बेहतर है? एग्जैक्टली, राइट, 2 रोटियां बेहतर हैं। अच्छा मारिया, ये बताएं, जिस तरह भी आप ये सारा स्केड्यूल बता रही है ना स्टार्ट से एंड तक, कुछ लोगों में मैंने ये आदत देखी है कि वो रात का खाना बिल्कुल छोड़ देते हैं, तो फिर वो कैसे इफेक्ट करता है इंसान को? रात का खाना छोड़ना नहीं चाहिए बिल्कुल, एंड थोड़ा सा आपको ऐड करना चाहिए, क्योंकि आप रात को सोने जा रहे हैं, क्वालिटी उस वक्त मील लें, तेल कम हो उसमें, आप उस वक्त मीट्स ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। ये तो हदीस भी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गाइड किया है कि आप खजूर रात खा का लें, खाना तो बिल्कुल कुछ भी खा लें, लेकिन रात का खाना नहीं छोड़ना चाहिए। सैलेड ऐड करें तो छोटा सा मील लें, मगर उसको लाजमी अपनी छोटा सा कबाब आप ऐड कर सकते हैं। हमारे शामी कबाब होते हैं, चपली कबाब होते हैं, थोड़े से ऑयल के अंदर उसको एक कबाब भी आप ऐड करें, कबाब ऐड करें, सैलेड ऐड करें, थोड़े से राइस ऐड करें उस वक्त, मगर कोई भी मील स्किप ना करें, क्योंकि होगा ये कि आप ना कहेंगे यार मुझे अभी भूख नहीं लग रही, स्किप कर लेते हैं, वजन कम हो जाएगा, रात के 2 बजे आपको आएगा अटैक, भूख लग गई है। और यही सब लोगों का, और रात को 2 बजे फिर पता चलता है वो पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहे हैं, बर्गर ऑर्डर कर रहे हैं। आपने एक वक्त में वो एक बर्गर जो है, एक बर्गर, एक छोटी सी फ्राई, ड्रिंक, ये 1800 से 2000 कैलोरीज हैं, क्योंकि फिर रात का जो टाइम होता है ना, उसमें रोटी खाने का तो वैसे ही दिल नहीं करता। ये 2000 कैलोरीज हैं जो आप खा के आपने अपने सिस्टम में डंप किया है और आप सो गए, तो वो तो स्टोर हुआ पड़ा रहेगा ना, उसने तो कहीं नहीं जाना। तो इसके बरक्स आप ये 5 मील्स जब इस सिस्टम को बीट अप करेंगे, आपका ये जो मेन बात ये है कि मेटाबॉलिज्म को फायर्ड अप रखें, और साल के 365 दिनों में से 30-40 दिन विद क्लीन फूड, नॉट विद जितना ज्यादा वो आपका फैट निकालता रहेगा, और जो मेटाबॉलिज्म है उसको ये भी नहीं पता चलेगा कि कैद साली हो गई है। और आपको पता है जितना अच्छा आपका रॉ मटेरियल होगा, 25 से 30 दिनों के अंदर हमारा हर एक सेल रीजनरेट हो जाता है। अच्छा, 21 दिनों में हमारा एक नया दिल बन के सामने आ जाता है। तो मगर ऐसा क्यों हो रहा है कि वक्त के साथ बजाय इसके कि हम बेहतर और यंगर होते जाते हैं, हम ख़राब क्यों होते जा रहे हैं, हमारी सेहत क्यों ख़राब होती जा रही है? वो इसलिए क्योंकि आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल बहुत अहम है ना। घर की मुरम्मत जब आप करते हैं या तामीर करते हैं तो बड़ा हम उस पे बारे में कंसर्न होते हैं, मटेरियल आपने ऐड अच्छा करना है। चले जी, मटेरियल अच्छा होगा तो उसकी तामीर अच्छी होगी। थैंक यू सो मच मारिया फॉर कमिंग, और आपसे जब भी बात करते तो बहुत ही सैर गुफ्तगू भी होती है, आपको देख के ना वैसे ही बहुत खुशी होती है, आप हंसमुख सी हैं आप, थोड़ी वैसे एनर्जेटिक भी बहुत हैं। ख़वातीन और हज़रात, ये थी मारिया। आपका एक बार फिर शुक्रिया। आज की सुबह की सोच उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। मुझे, गज़ल को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। कल तक के लिए अल्लाह ने के बाद, अल्लाह हाफ़िज़।